आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बीए फोर्थ सेम का एक क्वेश्चन पेपर है। तो ये पुराना लेकिन पैटर्न इसी तरह का होगा, तो डिस्कस करने का काफ़ी फ़ायदा है इसमें और पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा, क्या क्या सिलेबस में है वो पता चल जाएगा। चैप्टर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 5 चैप्टर्स हैं और वो भी सारे क्या हैं, प्ले नाटक हैं वो सारे। और बाकी ग्रामर में जो चीज़ें आएंगी वो इसमें पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। तो शुरू कर दें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इससे जो पहले वाला सेम था, सेमेस्टर था, उसमें हमें पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखनी थी और इसमें हमें ये चैप्टर से दे रखे हैं दोनों पैसेज। हमारे जो 5 चैप्टर हैं उनमें से किन्हीं 2 चैप्टर में से ये एक किसी चैप्टर से है, दूसरा किसी दूसरे चैप्टर से। तो अगर हम, और ये देखो और लिख रखा, और का मतलब अथवा होता है, यानी 2 में से हमें कोई एक पैसेज लिखना है। और पैसेज का मैंने एक्सप्लेनेशन का बता रखा है तुम्हें, 3 पॉइंट्स में हमें कवर करने हैं। 3 पॉइंट्स में रेफरेंस दिया, एक्सप्लेन किया और कमेंट। ये तीनों मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखे, उसी तरह से ये है। और एक बात और, अगर हम टेक्स्ट पढ़ें तो किसी 4 चैप्टर की टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनसे भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड्स हैं ये कौन से कैरेक्टर के हैं और इससे पहले कहानी में क्या चल रहा था और इसके बाद क्या होगा, वो सारी बातें हमें लिखनी होती हैं। तो किन्हीं 4 चैप्टर्स की टेक्स्ट पढ़नी है, जब भी बुक अवेलेबल हो आपके पास पढ़ लेना। फर्स्ट जैसे दिया गया है आप बता पाओगे बिल्कुल। ऐसे कुछ भी चीज़ें हमें ढंग से पढ़ रखी हो ना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है, अगर हमारी कॉमन सेंस भी काम करती है तो हम फटाफट बता सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। ही वॉज टेलिंग हिज मेट्स ए स्टोरी। मेट का मतलब होता है साथी और स्टोरी होती है कहानी। वो अपने साथियों को कहानी बता रहा था। समथिंग दैट हैड हैपन्ड हियर लास्ट नाइट। क्या कुछ घटित हुआ था पिछली रात को। ही वॉज लाफिंग एंड वॉजंट नोटिसिंग एंड हस्ड द मशीनरी कॉट हिम। मशीनरी ने उसे पकड़ लिया। अगर आपने वीडियो देखी है, क्वेश्चंस याद भी किया है, थोड़ा बहुत समझा भी है, तो ऐसी कौन सी स्टोरी थी, कौन सा प्ले था जिसमें मशीनरी किसी को पकड़ लेती और वो मर जाता है। एक प्ले है हमारा द मंकीज़ पो। द मंकीज़ पो, उसमें एक हर्बर्ट नाम का कैरेक्टर है और उसको मशीनरी पकड़ लेती है और वो मर जाता है। तो ये पूरा चैप्टर कौन से है, द मंकीज़ पो से है। When you laugh at something, ये चैप्टर नंबर 5 है, उससे लिया गया ये पूरा पैसेज। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है द स्लीप वॉकर्स। द स्लीप वॉकर्स, और किसने लिखा है, नज़ीम एज़िकिल ने इसको लिखा है। तो इसमें हम उन्हीं 3 पॉइंट्स की तरह कवर कर देंगे, फर्स्ट 2 और 3 मैंने बता रखा बहुत ईजीली। सबसे पहले कंटेक्स्ट, सेकंड में एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो नंबर कितने हैं, 8 मार्क्स का है, कम नहीं होते, 8 नंबर का है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड सेंटेंस ईच। ये हमें कितने दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 6 क्वेश्चन का आंसर करना है हमें, और एक सेंटेंस में, यानी अकॉर्डिंग टू, जैसे दुर्योधना कृष्णा हैड नो पिटी फॉर होम। कृष्णा, दुर्योधन के अनुसार कृष्णा के मन में किसके प्रति बिल्कुल भी दया नहीं है। सेकंड, हाउ लॉन्ग हैज स्विलोविडोफ बीन एन एक्टर। स्विलोविडोफ कितने सालों से एक्टर था। वो डिड मॉरिस गेट फॉर लूजिंग हिज आर्म। वो सर्जेंट मेजर मॉरिस था, उसकी एक बाजू नहीं थी, तो उसके बदले उसे क्या मिला था। तुम्हें समरी में भी पढ़ा होगा कि 45 ईयर से वो एक एक्टर था और इसने अपनी बाजू खो दी थी, तो इसको क्या मिला था, ब्रेवरी के लिए एक मेडल मिला था। इस तरह से कृष्णा के हैड नो पिटी फॉर होम, किसके लिए, कृष्णा के मन में बिल्कुल भी दया की भावना नहीं थी। तो इस चैप्टर में पढ़ोगे तो पता चल जाता है हमें कि किसके प्रति कोई भी दया की भावना नहीं थी। ये सारी बातें। वाई डिड द फकीर पुट ए स्पेल ऑन द पो, कि फकीर है उसने इसमें जो पंजा था उसमें एक मंत्र क्यों फूका था उसमें, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि हमेशा जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है
और अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करें अपने अनुसार तो बहुत ज़्यादा हमें बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ती है। लिखवा रखा ये भी, वाई अकॉर्डिंग टू मिसिज रोलैंड विल हर हस्बैंड नॉट बैक बोरो और स्टील। मिसिज रोलैंड के अनुसार उसका जो हस्बैंड है वो ना तो भीख मांग सकता है, ना उधार ले सकता और कुछ चुरा भी नहीं सकता। इसमें मिसिज रोलैंड कहती है क्योंकि तुम भीख नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो, भीख मांगने में उसको शर्म आती है। उधार वो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि काफ़ी उधार वो पहले से ही सबसे उधार मांग चुका है, उसने किसी को छोड़ नहीं रखा। और रही बात चोरी करने की, तो जो अल्बर्ट है वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें इतना साहस नहीं है। ये बात कहती है मिसिज रोलैंड। वाई डिड नेक्स्ट है, वाई डिड द हॉट वाटर स्पिल ऑन द फ्लोर। स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना। व्हेन मिसिज रोलैंड हैंड्स ओवर द बाउल टू हर हस्बैंड। जब मिसिज रोलैंड अपने हस्बैंड को वो पानी का कटोरा देती है तो नीचे पानी क्यों फैल जाता है? क्यों? क्योंकि एल्बर्ट के जो हैंड्स है वो क्या कर रहे थे? कांप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे, इस वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज मिस्टर वर्मा राइट। मिस्टर वर्मा चैप्टर 5 से स्टूडेंट्स ये किस तरह की कहानियाँ लिखते थे? द स्लीप वर्कर्स है ना, उस तरह से। हु डज मिस गांगुली प्रपोज टू गिव इन एक्सचेंज ऑफ हेमिंगवे। ये चैप्टर दोनों 5 से लिए गए हैं। टोटल यानी क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 क्वेश्चंस, ये देखो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से किन्हीं 6 का आंसर आपको करना है। और ये कितने मार्क्स के हैं? प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब पोर्शन बी में देखेंगे हम। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। 3 दिए गए हैं, यानी चॉइस हमें इसमें भी मिलेगी और 3 में से हमें कोई 2 लिखने हैं। नंबर कितने आएंगे? एक क्वेश्चन का 6 है तो टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। हाउ? इसमें देखो जो समरी लिखवा रखी है ना, उन्हीं को आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे क्वेश्चंस पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग। उसमें पैसेज बना रखे हैं समरी में भी, तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, क्योंकि आप अभी इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है 6 मार्क्स में कितनी लेंथ रखनी है और इससे ज़्यादा अगर बड़ा पूछा जाए तो उसमें कितनी लेंथ रखनी है। उसमें जो कोटेशंस होती हैं यानी टेक्स्ट की लाइन होती है उनको कम नहीं करना, आप ये ध्यान रखोगे। और लाइंस छोड़ सकते हो, लेकिन टेक्स्ट की जो कोटेशंस होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको नहीं छोड़ना। ये वही है, यानी कह सकते हो कि जो समरी है उनको ही एज इट इज़ आपको लिखना। हाउ डज भाषा या भास कहते हैं जिसको हिंदी में पर्सोनिफाई सुदर्शना। सुदर्शन जो चक्कर है उसका पर्सोनिफिकेशन किस तरह से किया गया है, मानवीकरण किस तरह से किया गया है। सेकंड, कमेंट ऑन द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्वान सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग में ड्रामेटिक आयरनी किस तरह से है वो बताना, आयरनी के बारे में भी उसमें बता रखा है। दोनों लिख दोगे काम चल जाएगा। वाई डज मिसिज रोलैंड नॉट वांट टू लीव हर हस्बैंड एंड गो बैक टू हर पेरेंट्स। जो मिसिज रोलैंड है वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती अपने हस्बैंड को और क्यों वापस नहीं जाना चाहती? क्योंकि वो ये समझती है कि अगर मैं वापस गई उनके पास और उनको बता दूँ ये कुछ नहीं कमाता तो उनको क्या बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसमें भी आप समरी लिख सकते हो। और टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट की लाइंस है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दो, शॉर्ट है तो उसमें 1-2 कोटेशन से काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स अप टू मिस्टर वाइट्स मेकिंग हिज फर्स्ट विश, व्हाट वाज इट्स आउटकम। मिस्टर वाइट और ये कौन से चैप्टर में है? द मंकीज पो। और कितने नंबर का है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12 मार्क्स का है। ये 2 पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के, उनमें से कोई एक लिखना है। तो ये है द मंकीज पो की जो स्टोरी है, प्ले है, उसमें से आप ये भी लिख सकते हो। या फिर जो नेक्स्ट है, द स्लीप वॉकर्स इज ए सरकास्टिक टेक ऑन द सो कॉल्ड लिबरल मॉडर्न एडवांस्ड मैन एंड वीमेन ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया कमेंट। ये चैप्टर नंबर 5 से है। तो इनमें से भी कोई एक लिखना है, वही समरी आप लिख दोगे। उनमें से छोटे क्वेश्चंस जब आप याद करते हो, जैसे पूरी लेंथ नहीं बन पा रही तो उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस याद करते हो कुछ तो वो ऐड कर दोगे। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, जैसे ये है नैरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या फिर ये जैसे सही नहीं होता, जैसे द स्लीप वॉकर का पूछ रखा है इज ए सरकास्टिक टेक, तो लास्ट में आप ऐड कर सकते हो 10 द स्लीप वॉकर इज ए सरकास्टिक टेक ऑन द सो कॉल्ड लिबरल मॉडर्न एडवांस मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। यानी यही 2-3 लाइन लास्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और समरी
ऐसे लिखवा रखी हैं कि किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें वो सारी बिल्कुल ठीक बैठेंगी, बिल्कुल फिट बैठेंगी। और लास्ट में आपको क्वेश्चंस की लाइन ऐड कर देनी है, लेकिन एक इंटेरोगेशन फॉर्म में नहीं, इसको किस तरह से सिंपल फॉर्म में, यानी क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से नहीं ऐड करनी है आपको, उसको सिंपल बना के, साधारण बना के ऐड करनी है कि इस प्रकार जो ये प्ले है ये एक सरकेस्टिक टेक है, या फिर ये कहे कि एक व्यंग्य है आज के ज़माने के जो लिबरल मॉडर्न एडवांस्ड मैन और वीमेन हैं उसके, यानी इस तरह से लिख देना आपको। मैंने हिंदी में भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट विद गुड लैंग्वेज स्किल्स टू बी अपॉइंटेड एज सब एडिटर्स एट इट्स कोलकाता ऑफिस। प्रिपेयर ए रेज्यूमे दैट suit this job profile and write a covering letter for this resume। एक रेज्यूमे राइटिंग या फिर रिव्यू, ये दो आएंगे और मार्क्स कितने इसके 15। रेज्यूमे क्या होता है कि किस तरह से एक जैसे बनाना होता है, जॉब प्रोफाइल के लिए बनाया जाता है ये, कि किसी भी जॉब के लिए हम जा रहे हैं तो उसमें हमारी पढ़ाई में या फिर कोर्स में हमने क्या क्या किया है, हमारी हैबिट्स क्या क्या होती हैं, कितना हमें उसका वर्क का एक्सपीरियंस है, हमारे इंटरेस्ट क्या क्या हैं या फिर हॉबीज़ क्या क्या हैं, इस तरह से सारी बातें किस में आती हैं, रेज्यूमे में आती हैं। कि उस जॉब के लिए कितना, जैसे टीचर के लिए आ जाए कुछ भी तो उसमें हम बताएंगे कि हमने इतनी इतनी तो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, प्रॉपर टीचिंग के लिए हमने ये कोर्स किया, फिर हमें एक्सपीरियंस कितने साल का है, जैसे इतने साल का 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया। और उसमें स्किल, जैसे ये भी पूछ ले भाई तुम्हारी क्या स्किल है, तो उसमें हम लिख देंगे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है और कंप्यूटर की नॉलेज है, इस तरह से ये लिखा जाता है, ये भी करवा दिया जाएगा। एक रिव्यू लिखने का मतलब होता है जैसे हमें अपने विचार लिखना, जैसे हमने बिफोर ब्रेकफास्ट स्टोरी पढ़ी, हमें इस कहानी के बारे में क्या हमारे दिमाग में आया, किस तरह से हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है इस पूरी कहानी के प्रति, ये इसका क्या मतलब होता है रिव्यू का। हम अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएंगे, ये लिखा जाता है किसमें, रिव्यू में। ये सारी चीज़ें भी आपको करवा दी जाएंगी। इसी क्वेश्चन नंबर का बी पोर्शन है, गिव phonemic transcriptions with the primary stresses of any 10 of the following words। ट्रांसक्रिप्शन भी बतानी है प्लस में स्ट्रेस भी बताना है। अब स्ट्रेस क्या होता है, इजी लैंग्वेज में समझे या फिर इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम तभी समझ सकते हैं। और स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे, यानी यूँ कह लो स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि इसमें होते हैं सिलेबल, और सिलेबल में कुछ एक सिलेबल थोड़ा सा इम्फेसाइज करके बोला जाता है, ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ज़्यादा जोर दे के ऊँची आवाज़ में बोला जाता है, और नेक्स्ट नहीं। तो स्ट्रेस का यही मतलब होता है कि कौन, जैसे कोई भी एक वर्ड है उसमें कौन सा सिलेबल ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोला जाएगा, ये तुम कह सकते हो। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। आसान से वर्ड्स सिखाए जाएंगे स्ट्रेस के साथ में, और ये आप इजीली लिख पाओगे क्योंकि कितने चैप्टर्स हैं टोटल 5, और उनमें से काफ़ी दे रखे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दे रखे हैं, उनमें से कोई 10 करने हैं, आप इजीली कर पाओगे। अब तो थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, भारी भरकम से वर्ड्स, लेकिन चीज़ें समझने के बाद, याद करने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ओनली फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स, जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, अंधे हैं, उनके लिए ये है। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस। फ्रेज दे रखी है हमारी जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से है ये भी, लेकिन ये आपको ये नहीं करना क्योंकि ये विजुअली चैलेंज्ड के लिए है। सी ऑप्शन में दे रखी है, गिव 1 सिनोनिम ईच ऑफ द 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 5 नंबर के आएंगे सिनोनिमस। ये हमने कुछ तो अभी याद भी कर लिए, आते भी होंगे इनमें से आपको 5, जैसे इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका और इसका 4, और इसका भी हो चुका। देखो अभी हमने 2 चैप्टर्स किए हैं और इनके हो भी चुके हैं। 5 तो हमें पहले से ही आते हैं, 2 चैप्टर में से ही पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट का है ट्रेंस, लास्ट का तो नहीं होगा आई थिंक, सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक पूरा पैरा दिया गया है, 6 नंबर का है ये, और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी ये हिंदी में दे रखा और हमें किस में लिखना है इसको, इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर जो 5 का था उसी का बी पोर्शन है,
पहले वाले पोर्शन में हमें ट्रांसलेशन करनी थी इंग्लिश में और इसमें करनी है हिंदी में। इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है, उसको किस में लिखना है, हिंदी में। ये भी 6 नंबर का है। इसके भी एक और में दे रखा है कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इसमें इसको हमें देखना ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा, फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स मेक ए प्रेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड असाइन ए सुटेबल टाइटल। ये उनके लिए है जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती, यानी हिंदी नॉन हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रेसी राइटिंग का है ये। आपको ये नहीं देखना, आपको उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ये दे रखी है क्योंकि आपको हिंदी आती है, नॉन हिंदी आप हो नहीं, तो आपको क्या लिखना है, इस पूरे पैसेज की हिंदी लिखनी है। और कितने मार्क्स की है ये, 6 मार्क्स की। आसान होती है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये था आपका पेपर पैटर्न, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 5 चैप्टर्स, उनकी समरी और उनकी कहानी बहुत अच्छे से, और उसकी जो एक्सरसाइज बच गई सिनोनिमस और एंटोनिमस, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे पहले। बाद में जो ग्रामर में सबसे ज़्यादा राइटिंग का पोर्शन है थोड़ा सा, जैसे रेज्यूमे हो गया, रिव्यू हो गया, 2 तो ये चीज़ें होगी। और साथ में हमें सीखनी है ट्रांसलेशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ट्रांसलेशन के लिए मेरा एक सुझाव है आपको, आपके घर में कोई भी टेंस की बुक होगी ग्रामर की, उसको लो, पढ़ो आसानी से। कई बुक्स में इंग्लिश में और हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और वो ट्रांसलेशन के लिए ही दिए हुए होते हैं, तो आप उनको पढ़ो और प्रैक्टिस करो, आसान रहेगी आपके लिए, ये ईज़िली कर पाओगे। थोड़ी बहुत गलतियाँ सभी की चलती हैं, लेकिन उससे आपको ट्रांसलेशन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो ग्रामर की कोई बुक उठाओ, उसमें से टेंस और फिर लास्ट में ऐसे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस दी हुई होती है बहुत सारी बुक्स में, तो उससे आपको ये आ जाएगी। कुछ एक जो बातें बताने की होंगी वो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आपको बता दी जाएंगी सारी बातें।